प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है टीचिंग परीक्षा पर, जहां पर मैं कुलदीप सर आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की इस सेशन में हम जानने वाले हैं साइंस, जो एक स्पेसिफाइड सब्जेक्ट होता है, लगभग 100 मार्क के लिए पूछा जाता है, उसका सिलेबस क्या रहेगा और उसके साथ साथ केवीएस का पूरा पेपर पैटर्न टीजीटी के लिए क्या रहेगा। ठीक है, टीजीटी जो कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक की होती है, वहां पे आपको बताऊंगा कि उसका सिलेबस क्या होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है और कौन से सब्जेक्ट के ऊपर कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन कितने आते हैं और कितने मार्क्स के लिए होते हैं, ये सब कुछ आज जानने वाले। माने कि पूरा टीजीटी का जो कोर्स है भाई साहब केवीएस का, वो आज जान के रहेंगे और आगे बढ़ते। उसके पहले आप सभी को बता दूं कि हमारे टीचिंग परीक्षा की ओर से जो केवीएस का 2024 का बैच है वो हमने लॉन्च कर दिया है। 2024 बैच है जिसके ऊपर सभी कोर्सेज के ऊपर लगभग 50% ऑफ रखा है। आपको बता दूं हमारे टीचिंग परीक्षा में पीआरटी और टीजीटी के विभिन्न कोर्सेज लिए जाते हैं, बैचेस लिए जाते हैं, उन सभी के ऊपर 50% आपको ऑफ दिया गया है। और अगर आपको किसी कोर्सेज के बारे में इंक्वायरी करनी है तो नीचे जो आपका एक ऐड चल रही है वहां पे आपको नंबर भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी आपको नंबर दिया है। आप वहां पे कॉल कर कर कोई भी बैच की इंक्वायरी कर सकते हैं और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस सिलेबस की जानकारी को लेकर। आपको बता दूं ये आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट है केवीएस की, वहां से निकाली गई पीडीएफ है। यहां पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसका पैटर्न होता है मार्क का। ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि जो टीजीटी का पेपर होता है, हम टीजीटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो होता है लगभग 180 मार्क का। कितना होता है जी? 180 मार्क का पेपर होता है और उसमें लगभग 180 मिनट आपको दिए जाते हैं। 180 मार्क का पेपर और 180 मिनट आपके लिए अवेलेबल होते हैं मार्क्स के दौरान। और ये जो पेपर होता है टीजीटी का, वो लगभग 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 4 पार्ट्स। उसमें से अगर पहले पार्ट की बात करूं तो पार्ट 1 में आपको लैंग्वेज के बारे में दिया गया है। लैंग्वेज का पेपर जो है लगभग 20 मार्क के लिए पूछा जाता है, जिसमें कि आपका इंग्लिश और हिंदी रहेगा। इंग्लिश और हिंदी ये दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे, लैंग्वेज रहेंगे, जिसमें कि इंग्लिश पे लगभग 10 क्वेश्चन और हिंदी के ऊपर 10 क्वेश्चन, मान कि दोनों मिलाकर 20 क्वेश्चन आपके 20 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। ये पहली बात आपको समझ में आ गया, ये होगा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट की बात करूंगा तो वहां पे जीके जीएस के बारे में पूछा गया और साथ में कंप्यूटर का नॉलेज, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहां पे अगर जनरल अवेयरनेस की बात करूंगा, जीके जीएस की बात करूंगा, तो वहां पे लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 10 मार्क के लिए रहेंगे। उसी तरह से रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी, माने कि जिसे हम कंप्यूटर का नॉलेज बोलते हैं, इसके ऊपर भी दोनों मिलाकर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके ऊपर भी 10 मार्क, माने कि दोनों मिलाकर लगभग 20 मार्क के लिए ये सेकंड पार्ट होता है। ठीक है, हो गए आपके 40 मार्क। उसके बाद थर्ड पार्ट के ऊपर जाते हैं। यहां पे आपका पेडागोजी रहेगा। क्या रहेगा जी? आपका पूरा पेडागोजी यहां पे दिया गया है और यहां पे लगभग 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 180 में से 40 क्वेश्चन आपका पूरा पेडागोजी रहेगा और ये रहा उसका सिलेबस। ठीक है जी, 40 क्वेश्चन रहेगा और 40 मार्क के लिए ये पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है चौथा पार्ट, जो आपकी जॉब को डिसाइड करता है, क्योंकि ये होता है लगभग कितने मार्क्स का? 100 मार्क का ये पेपर होता है। कितने मार्क का? 100 मार्क का, जिसे हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस बोलते हैं। जैसे कि आपको अगर मैथ्स का टीचर बनना है तो आप मैथ्स का पेपर दोगे, साइंस का टीचर बनना है तो साइंस का पेपर दोगे, उसी तरह से। ठीक है, मान कि 100 मार्क का पेपर ये डिसाइडिंग पेपर होता है कि आप एग्जामिनेशन पास करोगे या नहीं, या जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये 100 मार्क में जो साइंस का सिलेबस आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करने वाले। तो चलिए चलते हैं उसके बारे में, देखते हैं साइंस का सिलेबस क्या रहेगा। ये हमारे टीजीटी का साइंस का सिलेबस है। देखते हैं यहां पे सबसे पहले फिजिक्स का पार्ट थोड़ा दिया गया है, उसके बारे फिजिक्स केमिस्ट्री का पार्ट दिया गया, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और फिजिक्स भी दिया है और बायोलॉजी भी दिया है। और ये जो आपको पता है कि टीजीटी का पेपर जो है कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक का होता है। कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक का जो होता है सिलेबस वो होता है। और जनरली पेपर जो पूरा का पूरा उतरता है वो एनसीईआरटी से ही उतरता है, क्योंकि ये पूरी ऑल इंडिया लेवल की एग्जामिनेशन हो रही है। तो वहां पे जो एक ऑल इंडिया एक रेफरेंस बुक कर अगर कोई इस्तेमाल किया जाता है वो होता है आपका एनसीईआरटी।
जिसे हम सीबीएसई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी के बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और यहां पे सिलेबस बहुत वास्ट है, बड़ा है। पर आपको बता दूं कि बहुत इजी पेपर होता है, मॉडरेट लेवल का होता है, एकदम हार्ड लेवल का नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हर साल इसकी एग्जामिनेशन होती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं 6वीं से 10वीं तक का जो भी सिलेबस आपको साइंस का दिया है वो देखते हैं टीजीटी के लिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको दिया गया है कि सबसे पहले दिया है, पहला पार्ट है आपका, पहला चैप्टर है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, माने कि स्टेट्स ऑफ मैटर यहां पे आपको देखने को मिलेंगे, माने कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसका शेप होता है, वॉल्यूम होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन, ये सभी उसके जो बातें उनको पढ़ना है। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई बात बोलूंगा तो वो आपका सब्लिमेशन है। इस सब्लिमेशन के ऊपर बहुत बार और हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गया आपका पहला चैप्टर। सेकंड चैप्टर है आपका नेचर ऑफ मैटर, माने कि यहां पे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, उसके बाद हेट्रोजेनस, होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, फिजिकल केमिकल चेंज क्या होता है, जिसे हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह के यहाँ पे टॉपिक दिए गए, और इसमें से बता दो ये जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, वो है पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट। इसका मतलब क्या है, हम पार्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके में आपका एटम्स, मॉलिक्यूल्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, ये सब कुछ यहां पे पढ़ेंगे। ये केमिस्ट्री माने कि रसायन शास्त्र का पार्ट है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, उसके बाद एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार्स क्या होते हैं, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और अगर आप सिलेबस में देख रहे हो यहाँ पे आइसोटोन्स वगैरह आपको दिया नहीं है, तो एक्स्ट्रा का कुछ पढ़िए मत, जो सिलेबस में दिया है वही एग्जैक्टली पढ़ना है। इसलिए सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। ये आपको एक गाइड करता है, एक दिशा दर्शक की तरह, ताकि आप सही मार्ग पर चलो, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आइसोटोप से और आइसो बाहर है, यहाँ पे आइसोटोन या बाकी चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही, तो इतना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जिसे बोलेंगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन आते हैं, वहां पे केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिया है आपको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिया आपको, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगा आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन माने क्या होता है, जिसे हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। ये रिएक्शंस क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स, ये सभी कुछ पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। इसके बाद हम जो है एक स्पेसिफिक सीरीज भी चलाएंगे, जहां पे केवीएस की पीवाईक्यू साइंस में पूछे गए क्वेश्चन जो उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एसिड, बेस एंड सॉल्ट, माने कि ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, जिसके ऊपर पीएच स्केल आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा, 5वीं कक्षा से आप पढ़ते होंगे कि पीएच माने क्या होता है, पीएच स्केल माने क्या होता है, OH प्लस OH नेगेटिव आयंस जो पीएच स्केल में हम गिनते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से रहेगा। उसके बाद उनके यूजेस दिया गया है, यूजेस माने कि जो बेसेस है, जो एसिड्स है, उनके रिएक्शंस दिए रहे, और उसके साथ उनका जनरल लाइफ में क्या क्या इस्तेमाल होता है, ये भी यहाँ पे पूछा जाता है। और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कुछ एप्लीकेशंस है जिनके बारे में भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका मेटल एंड नॉन मेटल, जहां पे मेटल्स माने कि धातु और अधातु की प्रॉपर्टी। उसके बाद इसमें जनरली आपको पीरियोडिक टेबल जो रहेगा उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, माने कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिविटी है, कौन धातु के साथ माने कि मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, कौन नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ये सब कुछ यहाँ पे पूछा जाता है। उसके बाद आयोनिक बॉन्ड कौन से रहेंगे, कंपाउंड्स कौन से रहेंगे, ये भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा तो वो है एक और, वो है आपका कोरोजन।
कोरोजन ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और केमिकल रिएक्शन भी होती है। ये केमिकल चेंज का एक एग्जांपल है, आप सभी को पता है। और इसके ऊपर एग्जांपल के तौर पे जैसे कि आयरन का कोरोजन हो रहा है तो गैल्वेनाइजेशन जैसे प्रोसेस के बारे में पूछ लेंगे। उसके बाद पेंट के बारे में, ग्रीस के बारे में, उसके बाद जो कोटिंग किए जाते हैं, आपने देखा होगा जो घर के खाने बनाने के बर्तन होते हैं उसके ऊपर भी कोटिंग होती है, उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कार्बन कंपाउंड, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड ये सबसे बड़ा चैप्टर है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये सबसे बड़ा चैप्टर है। यहां पे बहुत कुछ बातें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। कार्बन कौन कौन से प्रकार का बॉन्डिंग करता है ये आपको सबसे देखना पड़ेगा। उसके बाद इसे वर्सेटाइल नेचर, मान के सबसे ज्यादा नेचर में अगर कोई कंपाउंड्स मिलते हैं वो कार्बन से बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हो गए, ठीक है, उन सभी का नॉमेनक्लेचर यहां पे हमें पढ़ना है। उसके बाद अल्केन, अल्किन, अल्काइंस क्या होता है, अल्डिहाइड्स क्या होते हैं, उसके बाद अल्कोहल क्या होते हैं, केटोन्स क्या होते हैं, ये सब कुछ यहां पे देखना है। यहां पे क्लियर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सभी चीजें जो आती है वो आती है आपकी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आती है। ये क्लियर है सभी को। उसके बाद उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी ये भी आपको यहां पे देखना है। ठीक है, ओके, चलिए। उसके बाद आता है सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये भी आपको यहां पे देखना है। सेल माने कि आपका बायोलॉजी का पार्ट हो गया। सेल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक्स, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, मुख्य ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं, केंद्रक माने कि न्यूक्लियस क्या होता है, सब कुछ उसमें आ जाए। उसके बाद टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ये भी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेस है, ये उतना कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, पर यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो है आपके न्यूट्रिशन के ऊपर और उसके बाद रेस्पिरेशन के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें से जितना पढ़ोगे उतना ही कम रहेगा, पर कुछ मुख्य मुख्य पार्ट जो मेन टॉपिक है वो आपको बता रहा हूं। न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, माने कि केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में ये बात कर रहा है। माने कि किस तरह से प्लांट्स, एनिमल, केमिकल कोऑर्डिनेशन, माने कि जहां पे हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया। हार्मोन्स माने कि हमारे शरीर में और प्लांट्स में कौन से प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। जनरली प्लांट्स के हार्मोन के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ये एनिमल और प्लांट दोनों में भी पढ़ना है। ठीक है, माने कि सिंपली यहां पे सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा जाएगा और बाद में उसके बारे में माने कि उसके वजह से होने वाले डिसीज, माने कि जो इंपॉर्टेंट है वो है HIV एड्स, इसके बारे में भी यहां पे पढ़ना है आपको। उसके बाद आता है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, माने कि यहां पे मेंडल्स, ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन दिया है उन्होंने हीटन्स के बारे में, ठीक है, उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी है वो वहां पे हमें पढ़ना है। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ एंड इंट्रोडक्शन टू द इवोल्यूशन, ये सभी टॉपिक हमें यहां पे कवर करना है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं फिजिक्स की तो सबसे पहला चैप्टर रहेगा आपका मोशन, माने की गति के बारे में। वहां पे आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सभी कुछ। और साथ में इंपॉर्टेंट बात जो रहेगी वो रहेगी आपके ग्राफ। यहां पे ग्राफ में भी पूछा जाएगा डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ क्या रहेगा, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ क्या रहेगा, ये सभी कुछ यहां पे आपको इन्वॉल्व किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, न्यूटन्स लॉ से पूछे जाएंगे। पहला, दूसरा और तीसरा नियम, काइनेमेटिकल इक्वेशन जिसे बोलते हैं, ये भी आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है। आगे आता है आपका ग्रेविटेशन, माने कि गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का लॉ न्यूटन के द्वारा दिए गया था, ये आप सभी को पता है। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ग्रेविटेशन के ऊपर इफेक्ट करते हैं। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस इतना ही आपको पढ़ना है क्योंकि मुझे लगता है कि 9वीं कक्षा में ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर दिया है, वहां पे जितना भी पोर्शन दिया है बस उतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए। उसके बाद आता है फ्लोटेशन, और इसमें फ्लोटेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज अगर लिक्विड के ऊपर फ्लोट हो रही है, माने कि तैर रही है या हवा के अंदर है, तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है जिसके वजह से वो ऊपर ऊपर रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। उसके बारे में यहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन, माने कि जिसे हम बोलते हैं आर्किमिडिक प्रिंसिपल, या इसे बोलेंगे हम बायोंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बायोंसी। ये आपको ध्यान में रखना है। बाद में बेसिक टॉपिक है वर्क एनर्जी पावर, ये भी पूछा गया है। उसके बाद आपका साउंड, ये भी है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट एक बहुत बड़ा चैप्टर है।
इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद उसका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको अलग से पढ़ना है। इलेक्ट्रिक करंट तो पढ़ेंगे ही, पर साथ में उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो भी हमें पढ़ना है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ जनरल टॉपिक्स है, जैसे कि फूड प्रोडक्शन, ठीक है, एनिमल और प्लांट्स में किस तरह से ब्रीडिंग होती है, किस तरह से उनका क्वालिटी इंप्रूव किया जाता है, और साथ में जो पेस्ट और डिसीजेस होते हैं उनको किस तरह से कंट्रोल किए जाते हैं। ये सभी बातें इस फूड प्रोडक्शन के चैप्टर में हमें पढ़ना है, क्योंकि ये रिलेट करते हैं फर्टिलाइजर से, क्योंकि हम जो भी उगाते वही तो खा रहे, माने कि फूड ही तो उगा रहे, और उसमें हम फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं, और उसका असर हमारे बॉडी के ऊपर क्या होता है ये भी यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। उसके बाद आता है नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना में यहाँ पे आपको जनरली बता दूं, लाइट के बारे में पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है आपको लेंस के बारे में और मिरर के बारे में। ये जितने भी यहाँ पे टॉपिक मैंने लिखा है यही नेचुरल फिनोमिना आपको पढ़ना है, और बहुत इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप पढ़ोगे ना बहुत मजा आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक दिए, जैसे कि यहाँ पे लेंस फार्मूला वगैरह दिया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसके बाद मिरर फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये सभी कुछ यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद लाइट के कुछ फिनोमिनाज होते हैं, जैसे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया, उसके बाद डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो गया, उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म हो गया, ये टॉपिक। और उसके साथ यहाँ पे एक टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखा दे रहा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे ह्यूमन आई के बारे में भी लिखा है। ह्यूमन आई जो कि एक्चुअली पार्ट आता है किसका जी, ये आता आपका बायोलॉजी का पार्ट है, पर यहाँ पे ह्यूमन आई में जो लेंस कौन सा होता है, रेटिना का काम कौन सा है, पिप्यूल क्या होता है, उसके बाद बाकी जो ह्यूमन आई के पार्ट्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उनका पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, ये सभी बातें आपको यहाँ पे डिस्कस करने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। उसके बाद आखिरी टॉपिक जो है वो है हमारा अवर इन्वायरमेंट। क्या है हमारा अवर इन्वायरमेंट। यहाँ पे आपको ईवीएस के कुछ टॉपिक दिए गए हैं जो आपको अच्छे से पढ़ना है, जैसे कि इकोसिस्टम क्या होती है, ये इकोसिस्टम और ओजोन डिप्लेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से। इकोसिस्टम एंड ओजोन डिप्लेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बाकी भी टॉपिक दिए, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होती है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन क्या है, ये सभी कुछ यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा हमारा साइंस का सिलेबस दिया गया है यहाँ पे, और आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको बता दूं ये पर्टिकुलर सिलेबस दिया है आपका पीजीटी का। फिर से एक बार बता दो, नया बच्चा अगर जो जुड़ा होगा जिनको पता नहीं मैं क्या बता रहा हूं, पीजीटी जो 6वीं कक्षा से 10वीं कक्षा के लिए एग्जामिनेशन होती है क्विज की, वहां पे हमने विज्ञान का माने कि साइंस का पूरा सिलेबस देखा है डिटेल में, जो कि आपका पर्टिकुलर एक जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है 100 मार्क का, वहां पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी को ये सिलेबस डिस्कशन अच्छा लगा होगा, और इसे जो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, आपको वहां पे भी मिल जाएगा। अगर वहां पे नहीं मिला तो हमारा यूट्यूब चैनल जो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लिए हम लिंक डाल देंगे, पीडीएफ डाल देंगे, वो भी आपको मिल जाएगी। और इसकी पीडीएफ जो है, हमारा एक चैनल भी है साइंस बाय टीपी, साइंस बाय टीपी कर उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको इस पूरे टॉपिक का जो पीडीएफ है वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उसे ज्वाइन कर लीजिए। और भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होते हैं, इंफॉर्मेशंस होती है, और बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वहां पे वो भी आपको साइंस बाय टीपी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से ये सिलेबस डिस्कशन में यहीं पे खत्म करता हूँ। होप सो कि आपको ये सब कुछ पसंद आया होगा। तो इसी तरह से मोर इन्फॉर्मेटिव बातें जानने के लिए आप जरूर हम टीचिंग परीक्षा से जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।